एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेज। आज इस क्लास में हम लोग हमारे हिस्ट्री का क्लास 10 आईसीएससी का जो चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे उसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने मॉडरेट्स को समझ लिया था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे इनका। ठीक है, बिलीव्स देख लिए थे, मैथड्स को जो है वो आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। मैथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, वो उनका क्या मैथड था, उन्होंने ऑब्जेक्टिव बना लिया था, उनके डिमांड्स भी थे, तो वो किस मैथड से अपनी चीजों को हासिल करना चाहते थे। देखो पहला, so constitutional agitation method was followed by the early nationalists. It had two objectives. इनके कुछ दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला देखो क्या है, पहला है एजुकेट पीपल, पहले लोगों को पढ़ाओ, है ना, in modern politics to arouse national political consciousness and to create a united public opinion. लोगों को पढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है, चीजों के बारे में उनको बताना है कि उनके आसपास क्या चीजें चल रही हैं, क्या घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, एंड फॉर दिस पर्पस दे रिलाइड ऑन मेथड सच एज, और इस काम के लिए वो लोग किस पे डिपेंडेंट थे। देखो पहला, वो लोग क्या करते थे, इन चीजों को जैसे लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए वो लोग क्या करते थे, मीटिंग्स रखते थे, है ना, क्या रखते थे, मीटिंग्स रखते थे, वेयर स्पीचेस, जहां पे वो लोग स्पीच देते थे, और एंड रेजोल्यूशंस फॉर द पॉपुलर डिमांड्स, और डिमांड्स होते थे उनके रेजोल्यूशन सामने में रखते थे। समझ एक बात, क्या करते थे, मीटिंग्स रखते थे, स्पीचेस बोलते थे। यूज ऑफ द प्रेस, हाँ प्रेस का तो देखिए बहुत बड़ा रोल है, लोगों तक आपको अगर अपनी बात पहुंचानी है तो प्रेस का बहुत बड़ा रोल था उस समय, पेपर्स का बहुत बड़ा रोल था। पेपर जो है वो इंडिया के कोने कोने में छपती थी और कोने कोने में जो है बातें पहुंचती थी। ठीक है ना, टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रेस का उन लोगों ने इस्तेमाल करते थे, प्रेस का किस चीज के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, and sending memorandums and petitions to government officials and the British Parliament। और वो लोग क्या करते थे, पिटीशंस भेजते थे, पेपर कागजात भेजते थे, अपनी डिमांड को रखते थे पार्लियामेंट में कि ये किया जाए। और आपको तो पता है एक पेपर के ऊपर पेपर 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 ऐसे चला जाता था, अल्लाह पहला जो डिमांड है वो खत्म, है ना, उसको कोई देखने भी नहीं जाता था। ठीक है, ये पहला था, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, कि लोगों को पढ़ाना है, लोगों को जगाना है। और वो काम करने के लिए वो लोग क्या करते थे, मीटिंग रखते थे, स्पीच बोलते थे और प्रेस का सहायता लेते थे ताकि लोगों तक चीजों को पहुंचे, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमारे इंडियंस को जगाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था उस समय और अभी भी है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लुएंस। अच्छा, लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट, हाँ ठीक है, देखो जो है इन्फ्लुएंस ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पब्लिक। For this purpose, they relied on the methods। अब वो लोग इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी बातों को बनाने के लिए वो लोग एक मेथड पे डिपेंडेंट थे जिसको हम लोग बोलते पीस, 3 पीस पे डिपेंडेंट थे वो लोग। क्या क्या था वो, पिटीशंस, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। हाँ, पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट से याद आया, अभी जो फिलहाल हम लोगों ने देखा दिल्ली के जंतर मंतर में, जो कि एक बहुत ही फेमस प्रोटेस्ट हुआ जिसको जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट ये कोई आज का न्यूली मेथड नहीं है, ये बहुत सालों से हमारे देश में होते हुए आया है। हंगर स्ट्राइक, पिटीशन, ये पिटीशंस जारी करना, प्रोटेस्ट करना। ठीक है, तो वहां उस समय भी मॉडरेट्स जो है हमारी ये चीजों को कर रहे थे। दे सेंट पिटीशंस, लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट, यस, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांडिंग देयर अटेंशन टू लुक एट द प्रॉब्लम्स ऑफ द फेलो इंडियंस, कि भैया इंडियंस की जो हमारी प्रॉब्लम उस चीज को देके वो लोग पिटीशंस, कागजात भेजते थे। ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सेट अप इन लंदन और व्हिच पब्लिश्ड अ वीकली जर्नल इंडिया। हाँ, किसके लिए, टू प्रेजेंट द इंडियाज केस बिफोर द ब्रिटिश। मतलब लंदन में एक कमेटी बनाई गई, मतलब कांग्रेस कमेटी बनाई गई, और द लंदन, yes, a British committee of the Indian National Congress was set up in London just to represent our like our situation, to represent the Indian situation in front of the आपका ब्रिटिश। हाँ, ब्रिटिश के नजर में बताना कि भैया देखो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के लोगों के साथ क्या हो रहा है, इस चीज को बताने के लिए। Deputation of Indian leaders was sent to Britain, where the leaders exercised active propaganda in Britain, जहां पे लीडर्स जो है बहुत बढ़ चढ़ के बहुत मजबूती के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। चलो ठीक है, इंडिया डेप्यूटेशन ऑफ इंडियन लीडर्स वाज सेंट टू ब्रिटेन, ब्रिटेन में बहुत सारे इंडियन लीडर्स को भेजा गया, वेयर लीडर्स एक्सरसाइज्ड एक्टिव प्रोपेगेंडा इन ब्रिटेन, जहां पे हमारे लीडर्स ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ओके
अब चलो, अब क्या देखेंगे हम लोग, अचीवमेंट्स। इन लोगों ने क्या क्या अचीव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। हाँ, क्या अचीव किया इन्होंने, मॉडरेट्स एबल टू क्रिएट अ वाइड नेशनल अवेकनिंग, लोगों के बीच में लोगों को जागरूक करने में ये कामयाब रहे। ये दे मैनेज टू गिव अ स्ट्रॉन्ग बेस टू द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया, बेस जो है ये मॉडरेट्स का ही दिया हुआ था, ठीक है। एक रास्ता, भले इनकी बहुत सारी चीजें फेलियर रही, लेकिन रास्ता इन्होंने ही क्रिएट किया। दे मैनेज टू पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो आइडिया था ये लोगों के बीच में उन्होंने फेमस किया। सिविल लिबर्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, दे सेव्ड पब्लिक ओपिनियन ऑन वेरियस मैटर्स, लोगों के का ओपिनियन भी वो लोगों से ओपिनियन लेते थे, लोगों को ओपिनियन देते थे, ठीक है। दे वर सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग हाउ द ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग, मतलब वो लोग बहुत सक्सेसफुली हमारे लोगों को ये बतला पाए कि ब्रिटिश एक्चुअली कर क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि नॉर्मल लोगों को ये समझ में नहीं आ रही थी कि ब्रिटिश कर क्या रहा है, क्योंकि वो तो हमारे इकोनॉमिकली हमारी चीजों को बहुत लार्ज स्केल पे एक्सप्लॉइट कर रहा था, और नॉर्मल लोगों को इन सब, वो नॉर्मल लोग तो हमारे इकोनॉमिस्ट है नहीं जो इकोनॉमिकली वो कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी निकालेंगे, है ना, नेशनल इनकम निकालेंगे, उनका तो इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन समहाउ उनको प्लेन तरीका से, सिंपल तरीका से जो हमारे मॉडरेट्स लीडर है उनको समझाते हैं चीजों को, ठीक है। और एक्सप्लॉइटिंग कैसे, देखो इंडियंस इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, मतलब अपने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को एकदम हाई सैलरी दे देते हैं। सेविंग एंड पेंशंस ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा हो रहा है। पेमेंट टू ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया एंड प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रिटिश कंपनीज, मतलब ये सब चीजें थी जिसके जरिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या कर रहे थे, इंडियन रिसोर्सेज को, इंडियन मनी को, इंडियन लूटेड मनी को वो क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। क्लियर हुआ। देखो नेक्स्ट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट द वेलबी कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर विद दादा भाई नौरोजी as the first Indian as its member। अब वेलबी कमीशन क्या है, बेसिकली दिस कमीशन will calculate, will look after the expenditure which are being occurred in maintaining their like military में unnecessarily जो है आपकी खर्चे हो रहे हैं, तो ये सब चीज को लुक आफ्टर करने के लिए ये कमीशन बनाया गया, टू इंक्वायर इनटू द मैटर। सम मॉडरेट्स, और इसके चेयरमैन, इसके मेंबर बनाया गया था दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, याद रखिएगा। सम मॉडरेट्स लाइक महादेव गोविंद रानाडे and Gopal Krishna Gokhale favored, what they favored, the social reforms। हाँ, कि मतलब समाज में सुधार भी, ठीक है, हम लोग ब्रिटिश से तो लड़ रहे, बट फर्स्टली वी शुड रिफॉर्म आवर सोसाइटी एज वेल, ओके। अब देखिए, द मॉडरेट्स आल्सो बिलीव्ड इन सपोर्टिंग सोशल रिफॉर्म्स, दे स्पोक अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, सपोर्टेड विडोडी मैरिज को भी सपोर्ट किया गया। देन द मॉडरेट्स सक्सीडेड इन गेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स by the Indian Council Act। yes, Indian Council Act 1892 में आया, जिसके तहत ये डिमांड रखी गई कि जो ब्रिटिश के जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए। एक्सपेंशन इन द सेंस कि लोगों की बढ़ोतरी, सीट इंक्रीमेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सीट का इंक्रीमेंट होना चाहिए, और उस सीट पे लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, तो कि और मेनली इंडियन कॉमन्स। देखिए मेंबर्स जो थे आपके इंडियन काउंसिल या कोई भी मेंबर्स कमेटी के, दो तरीके के थे, एक ऑफिशियल होते थे, एक नॉन ऑफिशियल होते थे। तो ऑफिशियल में तो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे जो हाई रैंक के थे, और नॉन ऑफिशियल में हमारे मॉडरेट्स का कहना था कि कॉमन पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, हमारे इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, तो उनको दिया जाए, ठीक है। हाँ, ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं। देख लो ये क्या है, ये अचीवमेंट्स है मॉडरेट्स के। अब देखो यहाँ पे जो तुमने इंडियन काउंसिल एक्ट देखा, हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट जो हम लोगों ने देखा, ये चीज को हम लोग देख लेते कि ये है क्या। देखो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये बेसिकली एक अचीवमेंट में से एक है हमारे मॉडरेट्स का। 1892 was the first achievement of our moderates, Indian National Congress basically, and it increased the number of additional members in the Central Legislative Council. It had also increased the proportion of non-officials, and the members were allowed to discuss the budget। और जो members रहेंगे उनको बजट डिस्कस करने का भी अलाउड होगा, वो लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कोई भी फाइनेंशियल पॉलिसी को, ठीक है।
and the budget could not be voted upon nor could any amendments be made to it. अच्छा, आप बस डिस्कस कर सकते हैं, हाँ आप बस ये बोल सकते हैं कि ये सही है या गलत है, बट योर वोट विल बी नॉट काउंटेड. समझिए बात. in the provinces also, like the number of additional member was increased with additional powers. बहुत सारे प्रोविंस में, जैसे आपका मैड्रास हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सब में भी क्या किया गया था, इन सब प्रोविंसेस में आपके मेंबर्स को एडिशनली बढ़ा दिया गया था ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन, कॉमन लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़े, कॉमन लोग भी चीजों में पार्टिसिपेट करें. ठीक है, ये चीजें थी हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट. आपको याद रखना है इंडियन काउंसिल एक्ट. ठीक है, अब देखो, अब आपको ये देखना है कि ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस. अब आपको ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये है हमारे लॉर्ड डफरिन साहब. लॉर्ड डफरिन है ना, लॉर्ड डफरिन ही इज. सो इनका जो, इन्होंने भी इंडियंस के साथ, इन्हीं का नहीं बल्कि हमारे जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि स्टार्टिंग दौर में जब कांग्रेस पार्टी आईएनसी जब बनी 1885 में, तो उस दौर में ब्रिटिश ने, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, वो पूरी तरीके से उनके साथ में ही थे. ठीक है, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में लोगों को अवेकन करेगा, अपने मुद्दों को रखेगा. वो सोच रहे थे बस कि हाँ ठीक है, लोगों का ग्रुप है, इनसे तो कुछ होने से रहा. ठीक है, चलो अब देखते हैं ये क्या है. सो इन द बिगिनिंग, यही चीज जो मैंने बताई वही चीज लिखी हुई है. बिगिनिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लुक्ड अपॉन कांग्रेस मूवमेंट विद फेवर. In fact, new government officials attended the first session of the Congress. Even जो गवर्नमेंट थी, जो मतलब मान लीजिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो थी, लॉर्ड डफरिन, मतलब वो लोग जो है पहला सेशन जब कांग्रेस का हुआ था तो उन्होंने वो सेशन को अटेंड भी किया था. एंड टू पार्ट इन इट्स डेलिब्रेशन, उनकी डेलिब्रेशन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया. कांग्रेस मेंबर्स वर इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया जाता था गार्डन पार्टी में. किनके द्वारा? वाइसराय उस समय के कौन थे? लॉर्ड डफरिन, कोलकाता में 1886 में. एंड द गवर्नर ऑफ चेन्नई को भी बुलाया गया था. बट द ऑफिशियल एटीट्यूड सून चेंज. लेकिन आप जो ये जो आप लोगों ने देखा, ये जो बर्ताव था इंडियंस के साथ, एकदम अच्छा बर्ताव, अपने साथ पार्टी में बुला रही है, ज्यादा दिन तक नहीं टिका. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि लॉर्ड डफरिन ट्राई टू डाइवर्ट. अब लॉर्ड डफरिन को पता चल गया कि ये जो कांग्रेस है ये बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों को जोड़ रहा है, बहुत सारे इंडियंस अवेयर हो रहे हैं, जो कि इनके लिए खराब था. हाँ, इनके लिए एक नेगेटिव साइन था. तो लॉर्ड डफरिन व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज ट्राइंग टू डाइवर्ट द नेशनल मूवमेंट. हाँ, वो ये डाइवर्ट मतलब जो हमारे लोगों का जो मुद्दा था उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था. और वो सजेस्ट किया किसको? ह्यूम को, ए.ओ. ह्यूम को, कि why are you focusing on political field, just focus on the social level thing. सोसाइटी पे फोकस कीजिए, आप लोग पॉलिटिकली क्यों इंगेज हो रहे हैं? हाँ, that the Congress should devote itself to social. कहाँ? सोसाइटी को सही करो ना, तुम्हारी सोसाइटी में इतनी सारी चीजें खराब चल रही है तो उसको पहले देखो, बाद में पॉलिटिकली तुम लोग पार्टिसिपेट करना, rather than political अफेयर. समझ आई बात? तो जो डफरिन साहब है ये क्या करते हैं, ए.ओ. ह्यूम को पर्सनली बोलते हैं कि जो कांग्रेस की जो मेंबर्स हैं, मैं देख रहा हूं कि ये पॉलिटिकली अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको समझाओ पॉलिटिकली ना करें. सोसाइटी में जो इतनी कूटनीतियां चल रही हैं उसको पहले तुम लोग सुधारो. समझ आई बात? सो हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटीज, कांग्रेस ग्रेजुअली बिकेम व्हाट? द फोकस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. समझ आई बात? हाँ, टूल नहीं बल्कि फोकस बन गया. पूरे कंट्री का मेन फोकस, पूरे कंट्री का मेन मुद्दा जो है वो धीरे धीरे कौन बन गया था? कांग्रेस ही बन गया था. कांग्रेस ही हर चीजों को जो है वो आगे लेकर उस समय चल रहे थे. नाउ इन 1887 लॉर्ड डफरिन अटैक द नेशनल कांग्रेस इन हिज स्पीच. हाँ, लॉर्ड डफरिन एक स्पीच देता है जिसमें वे बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज इंडियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. वो बोलते हैं डिसलॉयल बाबूज, है ना, पढ़े लिखे लोगों को, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी. हाँ, कांग्रेस के मेंबर्स को, माइनॉरिटी मतलब क्या होता है? जिनकी जनसंख्या कम होती है. तो वो अपने लैंग्वेज में, मतलब अपने स्पीच में जो है वो बहुत नीचे तरीके से कांग्रेस के लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को जो है वो बोल रहे थे.
एंड वायलेंट विलन्स का भी नाम दिया गया। फिर 1890 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वॉर फॉरबिड है ना, ये भी एक 1890 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फॉरबिड कर दिया गया कि भैया तुम किसी भी रैली में, किसी भी जो एक्शन लिया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। समझे बात, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको अलाउड नहीं था। रियलाइजिंग दैट द ग्रोइंग यूनिटी ऑफ द इंडियन पोज अ मेजर थ्रेट टू देयर रूल, द ब्रिटिश पुश्ड फर्दर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। वो समझ गया ये सबसे काम नहीं बना, वो लोग क्या करने लगे, डिवाइड एंड रूल स्टार्ट कर दिए। किस चीज में, हिंदू एंड मुस्लिम में। हिंदू एंड मुस्लिम में ये लोग जो है डिवाइड एंड रूल करना स्टार्ट कर दिए। नाउ दे एनकरेज सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस एंड अदर प्रो ब्रिटिश इंडिविजुअल्स टू स्टार्ट एन एंटी कांग्रेस मूवमेंट। सही बात, तो वो लोग जो है ये सैयद अहमद खान इन लोगों को एकदम बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि भाई क्यों नहीं आप लोग ब्रिटिश के क्या एंटी कांग्रेस एक मोर्चा लेकर चलते हैं। मतलब वो समझ गया, डफरिन समझ गया, ब्रिटिश के गवर्नमेंट जो हमारी थी वो समझ गई कि सीधे बात बनने वाली है नहीं, तो चलो अब उंगली को टेढ़ा करके ही काम चलाते हैं। तो वही ये लोग यहाँ पे कर रहे थे। समझ आई बात, क्लियर हुआ। अब देखो ये है अब प्रोग्राम ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है। क्या क्या प्रोग्राम था, पॉलिटिकली प्रोग्राम और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी ये लोग करना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी रिफॉर्म्स ये लोग लाए, मिलिट्री रिफॉर्म्स ले गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्रोग्राम रिलेटेड टू सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज ये भी ये लोग ले गए। कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म्स में ये लोग क्या किए, तो पहला तो अबॉलिश ऑफ द इंडियन काउंसिल विच प्रिवेंटेड इनिशिएटिंग लिबरल पॉलिसीज। इंडियन काउंसिल एक्ट जो था उसको अबॉलिश किया गया। उनका डिमांड था कि रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडियंस का सेम होना चाहिए लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर में जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसमें इंडियंस का भी कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बजट जो है टू बी रिफर्ड टू द लेजिस्लेचर विच शुड हैव द राइट टू डिस्कस एंड टू वोट ऑन इट, है ना। बजट जो लेजिस्लेचर बना रहे हैं उस पर डिस्कशन का जो है वो मुद्दा कॉमन लोगों का भी होना चाहिए। उसमें अगर कुछ सुधार करना है तो कॉमन लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, उनका एक और भी था, क्या स्वराज भी चाहिए लेकिन विद इन ब्रिटिश एम्पायर रहेगा, विदाउट ब्रिटिश एम्पायर होना चाहिए। स्वराज इनको चाहिए था लेकिन ये लोग ये तो जानते ही थे कि ये लोग तो जाएगा नहीं छोड़ के, हाँ तो चलो क्यों नहीं हम लोग ब्रिटिश के राज में ही स्वराज को हासिल करें, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंडियन एजुकेशन of the services which would be more responsive to the Indianness, and this reform was being advocated by major against racism। हाँ, रेसिज्म के तौर पे इसको बहुत ज्यादा। अब सबसे पहली बात, एजुकेशनल रिफॉर्म में तो आईसीएस का एग्जामिनेशन जो है ये इंडिया में पहले नहीं होता था, तो ये लोग इन लोगों ने किया कि नहीं भाई आईसीएस का एग्जामिनेशन यहाँ भी होना चाहिए ताकि इंडियन जो हमारे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उस समय के, उनको एक पढ़ लिख के वो एक अच्छे पोस्ट पे काम कर पाए। इंक्रीज इन द पावर्स ऑफ द लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज है उनके पावर में इंक्रीमेंट होनी चाहिए। एंड रिड्यूसिंग द ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश का जो कंट्रोल है उस पर कम, ब्रिटिश की कंट्रोल भी कम होनी चाहिए। मतलब बेसिकली ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इस तरीके से कर रहे थे हमारे मॉडरेट्स। अब ये है कंप्लीट सेपरेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का अलग काम होना चाहिए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए इंडिया में और लंदन में, दोनों जगह, ना कि सिर्फ एक जगह। और रेजिंग ऑफ द एज लिमिट जो कि कम कर दिया गया था उसको फिर से बढ़ा देना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन द पॉलिसी सिस्टम एंड वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन द हायर सर्विसेज। हायर सर्विसेज में जो कि जिसमें से ब्रिटिश के लोग ही काम कर रहे थे उसको क्या करना है, बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। देखो अब ये लोग कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लेकर आते हैं। अच्छा ये चीज करते हैं उसके बाद, अच्छा मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या लेकर आए देखो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वैल्यू शेयरिंग, मतलब मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो ब्रिटिश कर रहा है अननेसेसरीली उसको कंट्रोल करना है। इंडियन शुड बी टेकन इनटू द आर्मी एज वॉलंटियर्स एंड शुड बी अपॉइंटेड इन द हायर रैंक्स। और इंडियंस को भी क्या करना है, एक अच्छे रैंक पे देना है। हाँ, इंडियंस को अच्छा रैंक पे वो लोग नहीं देते थे। क्रिटिसिज्म ऑफ एन अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, हाँ ये सब बेसिकली वो लोग मिलिट्री रिफॉर्म्स उन्होंने किया। इकोनॉमिकली उन लोगों ने लैंड रेवेन्यू को कम करवाया, हाँ उनका ये कहना था कि ये कम होना चाहिए। चीप क्रेडिट लोन्स
अगर लोन आप दे रहे हैं तो इंटरेस्ट जो है वो एकदम सस्ता होना चाहिए। अबॉलिश करना है किस चीज को, सॉल्ट टैक्स को, शुगर ड्यूटी को। इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू द ट्रेड एंड प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, आर्मी पे जो अननेसेसरीली एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको भी कम करना होगा। ठीक है, अब देखो ये है सेफ गार्डिंग द सिविल राइट्स। यस, लोगों की कैसे सिविल राइट्स को बचा के रखना है और उनकी लिबर्टीज को बचा के रखना है, ये उन्होंने कैसे किया देखो। द मॉडरेट्स डिमांडेड द फॉलोइंग राइट्स एंड लिबर्टीज फॉर द इंडियंस। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ये बोलने का हक हमको चाहिए। प्रेस चाहिए, थॉट एंड एसोसिएशन, क्योंकि प्रेस का तो बहुत बड़ा रोल होता है, हम लोगों ने पहले ही देखा कि प्रेस आपके ओपिनियंस को लोगों तक पहुंचाने में प्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। और उस समय प्रेस पे जो है वो रोक लगा दी गई थी, जैसे मतलब अनवांटेड चीजें जो है आप गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल सकते, सेंसरशिप लगा दी गई थी, है ना, सेंसरशिप जो है वो लगा दी गई थी। हाँ, so they put up a strong defense of the civil rights wherever the government tried to curtail them। और ये लोग सिविल राइट्स के लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, जबकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारी इंडियंस के सिविल राइट्स को कटल्ड कर रही थी, यानी कि धीरे धीरे कम करती जा रही थी कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। तो हमारे मॉडरेट लीडर्स जो है वो आगे चल के इनके सिविल राइट्स का भी डिमांड करते हैं। द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स become an integral part of the nationalist and struggle for the freedom, and the government arrested and several other leaders for spreading this affection against the। और ये लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो क्या करती, ब्रिटिश गवर्नमेंट चुन चुन के उन लोगों को अरेस्ट कर रहे थे जो लोग बेसिकली अपने स्पीच के जरिए, जो लोग अपने एक्शंस के जरिए लोगों को अवेयर कर रहे थे, लोगों को जो है वो अपने काम में पार्टिसिपेट करवा रहे थे। ठीक है, now the reveal of the Preventing Detention Act and the Restoration of Civil Liberties, ये भी किया गया कि प्रिवेंटिव ऑफ डिटेंशन एक्ट के लोगों का जो राइट है, जो सिविल राइट्स है उनको वो वापस मिलना चाहिए। जो उनका लैंड है, जो उनका खुद का है, उस पे जो टैक्स दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, टैक्स लेना ठीक है, बट वो इंक्रीमेंट को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये हम लोगों ने देखा रिफॉर्म्स में। ठीक है, ये सारी रिफॉर्म्स है जो हमारे मॉडरेट लीडर्स जो है वो अपने मेथड्स के जरिए मतलब क्या करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं और पाते भी हैं कुछ हद तक। ठीक है, चलो आज इस क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके जो हमारे लीडर्स है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।